Good evening, dear students. Our current topic is discovery of neutrons. Dear student, two German physicists in 1930 bombarded alpha particle on beryllium, and after bombardment of alpha particle on beryllium, they observed that there was emission of some highly energetic neutral radiations. एंड डियर स्टूडेंट, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि दीज हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस वर नथिंग बट गामा रेज, गामा रेडिएशंस, बिकॉज सबसे ज़्यादा एनर्जी और हाई एनर्जी के जो रेडिएशंस थे उस टाइम पे वो गामा रेडिएशंस ही होते थे, एंड इट वाज क्वाइट नेचुरल. और उन्होंने इसको अज्यूम किया, एसर्टेन किया कि दीज आर गामा रेज, और उनको उस रेडिएशन की तरफ किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया. बट डियर स्टूडेंट, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी न्यूट्रल रेडिएशंस की, वो काफ़ी विशिष्ट थी, जो उसको गामा से अलग करती थी. शुरू में किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में जब थोड़ा बहुत पेक्युलैरिटी, कुछ विशिष्टता उसके बारे में ऑब्जर्व की गई, देन साइंटिस्ट कम्युनिटी एकदम से उस रेडिएशन में इंटरेस्टेड हो गई, एंड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन दैट न्यूट्रल रेडिएशन. उसके कई नाम दिए गए, न्यूट्रल रेडिएशन दिया गया, बेरिलियम रेडिएशंस दिया गया, गामा रेडिएशंस तो था ही उसका एक नाम. तो उसमें कुछ जो पेक्युलैरिटी थी, एक तो उसमें एक विशेष बात ये देखी गई कि जो लेड होता है एक हाईली एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है न्यूक्लियर रेडिएशंस का. ये जो रेडिएशंस थे जो ऑब्जर्व किए गए, वो लेड में भी काफ़ी कई सेंटीमीटर तक उसके अंदर तक वो पेनिट्रेट करता था. ये हालांकि गामा भी करता है, लेकिन इसका जो पेनिट्रेशन था वो गामा से ज़्यादा था. एक और जो इसमें जो पेक्युलैरिटी जिसमें ऑब्जर्व की गई वो क्या थी कि जब इनका बम्बारमेंट हुआ पैराफिन के ऊपर, पैराफिन इज ए हाइड्रोजन रिच और यू कैन से प्रोटॉन रिच मटेरियल, तो इन रेडिएशंस ने वहाँ से प्रोटॉन को नॉकआउट किया. अब हालांकि प्रोटॉन को नॉकआउट करना पैराफिन से गामा रेडिएशंस के लिए, इसमें पेक्युलैरिटी ये नहीं थी कि उसने प्रोटॉन को नॉकआउट किया, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में भी ऐसा ही होता है कि एक्स रेडिएशंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं. एक्स रेडिएशंस कॉम्पटन इफेक्ट में कोलाइड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके साथ टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड प्रोवाइड सम रिकॉइल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. और जो गामा रेडिएशंस होते हैं उनका वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. तो इस प्रोटॉन नॉकआउट को यही माना गया कि गामा रेडिएशंस आए, हाईली एनर्जेटिक गामा रेडिएशंस आए, उन्होंने प्रोटॉन को नॉकआउट किया. और इसमें फिर पेक्युलैरिटी क्या थी? पेक्युलैरिटी ये थी कि व्हेन सम कैलकुलेशंस वर डन, व्हेन कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड, देन इट वाज फाउंड दैट कि अगर गामा रेडिएशन एक प्रोटॉन को नॉकआउट करता है पैराफिन से, तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो कम से कम 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए. बट 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन एट दैट टाइम तक ऑब्जर्व नहीं किया गया था. फिर देखा कि ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें से जो गामा रेडिएशंस जिनको हम मान रहे हैं गामा रेडिएशंस, उनका एनर्जी क्या होगा. तो प्यारे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट्स को फिर से चेक किया गया. इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में होता क्या था कि अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर टकराते थे, एंड देन बेरिलियम ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बन एंड सम एनर्जी वाज रिलीज्ड. So dear student, when this experiment was again repeated or some calculations were performed on this original experiment, it was found that in this nuclear transformation from beryllium to carbon after bombardment of alpha particle, the mass defect was 0.01144 atomic mass unit, which corresponds to एनर्जी ऑफ 10.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स इसमें से जो गामा अगर निकलता है, या जो भी आप समझ लीजिए उसमें सब कुछ आ गया, जो टोटल एनर्जी निकलती है होती है 10.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इतनी एनर्जी का अगर पार्टिकल, या हम ये अज्यूम कर लें कि सारा का सारा एनर्जी गामा रेडिएशन ने ले ली, सो कॉल्ड गामा जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया था, तो वो प्रोटॉन को नॉकआउट नहीं कर सकता पैराफिन से, क्योंकि उसका एनर्जी सफिशिएंट नहीं है.
तो एक प्रकार से जो रेडिएशंस थे ये डाउट में आ गए कि यार ये गामा रेडिएशंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इन 1932 जेम्स चैडविक ने प्रपोज किया कि ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ये गामा नहीं है। उन्होंने एक और सजेशन दिया, बोले कि ये एक्चुअल में रेडिएशंस नहीं है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और इनका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन जितना है और इनका स्पिन है हाफ। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण इन पार्टिकल्स को प्यारे बच्चों नाम देगा न्यूट्रॉन्स। तो सर जेम्स चैडविक ने सबसे पहले प्रपोज किया कि ये रेडिएशंस नहीं है जो इमिट हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन। और इसके लिए सर जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला। और प्यारे बच्चों, दिस न्यूट्रॉन वाज नॉट ए स्टेबल पार्टिकल, इसलिए हम इसको अब तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब हमने प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, न्यूट्रॉन हमारी ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं आया? क्योंकि न्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल नहीं है। आपने कभी अपने बचपन में या कभी सुना होगा, एक छोटी सी पोयम हम सुनते थे जब हम छोटे थे कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसे ऐसे था कुछ। तो इन सेम वे न्यूट्रॉन भी वो उस मछली की तरह है ना। तो न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस में रहता है वो जीवित रहता है, न्यूक्लियस से बाहर आते ही वो मर जाता है। 15.5 मिनट इसका एवरेज लाइफ टाइम होता है। एंड दिस न्यूट्रॉन, मरने का मतलब है दिस न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। सो जब इसको पार्टिकल अज्यूम किया गया, फिर इस एनर्जी को जो 10.7 MeV एनर्जी थी, विद दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ए न्यूट्रॉन कैन इजीली नॉक आउट प्रोटॉन। क्योंकि अब जो सिनेरियो है, जो इंट्रैक्शन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज हो गया है। पहले हम देख रहे थे कि उसको थ्रू कॉम्पटन इफेक्ट कि सम रेडिएशंस आर इंसिडेंटिंग on proton and proton is knocking out from paraffin. The scenario has completely changed because now we are not going to apply Compton effect. Now we just have to apply a collision phenomena. Now knocking out of proton from a paraffin is not not an interaction of matter and energy, it is interaction of matter and matter. So a neutron, which is a particle, is colliding with a proton, which is a particle. So this is a particle collision kind of case. So a neutron can easily knock out a proton out of paraffin. And इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इसका मास जस्ट जरा सा ज़्यादा है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से। सो कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिर एक नाम दिया न्यूक्लियॉन्स। सो द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस, द पीपल हु आर लिविंग in Britain are called British people or British. In the same way, the particle who are living inside a nucleus are called nucleons. So proton and electron are collectively called nucleons, means the particle who are living inside the nucleus or residing into the nucleus are called nucleons. And then hypothesis was proposed, I think if I am not wrong, Sir Heisenberg proposed this hypothesis, proton neutron hypothesis, and it was successfully established at the time, and still we are following this hypothesis and it is experimentally proved. So a nucleus is containing a proton, a neutron, and no any electron is residing into the nucleus in its stable state. We will explain it later कि बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन आया है न्यूक्लियस से वो कहाँ से आया है। तो वैसे देखो छोटा सा मैं अभी बता देता हूँ कि होगा क्या। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यानी बीटा डीके में कब आता है? जब ये पंगा होता है, वहाँ पे एक न्यूट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ये बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एट द टाइम ऑफ बीटा डीके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनता है। वैसे वहाँ पर स्टेबल, अगर हम उसकी बात करें, स्टेबल स्टेट की बात करें न्यूक्लियस की, सो देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड देन ए टर्मिनोलॉजी वाज आल्सो प्रपोज्ड कि इफ ए न्यूक्लियस इज हैविंग ए सिंबल से x, then it is to be denoted by two variables z and a. a यहाँ पे कहलाएगा मास नंबर और मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर. z is called
number of protons, or you can say atomic number, and n is called neutron number, which is the difference of A and Z. And some terminology were also defined at that time, which was isotope, isobar and isotone. प्यारे बच्चों, isotope means those elements which are having same number of protons, or those nuclei which are having same proton number are called isotope, and isobar which are having same A, and isotone are which are having same neutron number or same n. And their examples are, for isotope, you know, 1h1, 1h2, 1h3, protium, deuterium, tritium are isotope because they are having same Z, that is 1. And in isobar, 1h3 and 2h3, 1h3 and 2he3, 2he3, ये आइसोबार्स हैं, आप देखेंगे कि ये सेम है. और इन केस ऑफ आइसोटोन, प्यारे बच्चों, आइसोटोन 1h2 एंड 2he3, दीज आर आइसोटोन. आप देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो एक है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है, इनको हम कहेंगे आइसोटोन. सो डियर स्टूडेंट, जो इतने टाइम तक जो न्यूट्रॉन हमसे अंडर कवर रहा, हम उसको समझ नहीं पाए, हम उसको पकड़ नहीं पाए, उसका जो रीज़न रहा वो ये रहा कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारा का सारा डिपेंड करता है ऑन द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा डिसाइड करता है, चाहे वो किसी की फिजिकल अपीयरेंस हो किसी मटेरियल की, या उसकी फिजिकल स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड गैस की, या उसकी रिएक्टिविटी हो. ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, पॉइजनस है, स्वीट इन टेस्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, वो न्यूट्रॉन डिसाइड नहीं करता. न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता न्यूट्रॉन के चेंज होने से. न्यूट्रॉन के चेंज होने से सिर्फ उसके मास पर फर्क पड़ता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता. हाँ, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिर वो न्यूट्रॉन के चेंज होने से उसमें बदलाव आता है. विशेषकर सबसे पहला जो बदलाव आता है वो एकदम मास के ऊपर. अगर आप न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज करते हैं तो न्यूक्लियस का मास चेंज होता है. सेकंड बात आती है स्टेबिलिटी. न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी न्यूट्रॉन डिसाइड करता है. तो इस कारण से न्यूट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस जो थी ऑन इट्स मैनिफेस्टेशन ऑन दिस आउटर वर्ल्ड, इसके कारण से हमसे इतने टाइम तक मास्क्ड बिहेवियर में रहा, हम इसको समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए. और जाके 1932 में जेम्स चैडविक ने भी उसको पहले हाइपोथेसिस दिया, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऐसा होगा. पहले तो उसने खुद बताया कि ये कोई ना कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल हमसे इसीलिए छुपा रहा क्योंकि इसका बाहरी जो वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड है, जो कि सारा का सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है और उनके अरेंजमेंट्स का है, उसके ऊपर कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा था. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.